चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम लोग लास्ट क्लास तक क्या पढ़ लिए थे, डेप्रिसिएशन पढ़ लिए थे। ठीक है, अगर छोटा सा एक बार रिकैप हो तो डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या पढ़े थे। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे होता है ना, याद है। ब्लॉक ऑफ एसेट बनाने के लिए नेचर ऑफ एसेट सेम होना चाहिए और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होना चाहिए, तो ब्लॉक में फॉल करेगा। फिर क्या पढ़े थे कि अगर कोई एसेट्स अगर 182 डेज से लेस यूज हो रहा है तो उसके ऊपर हाफ जो रेट होगा, जो प्रिस्क्राइब रेट है, उसका आधा ले लेंगे। यस और नो? ठीक है। अच्छा, इसके लिए कंडीशन क्या था, ड्यूरिंग द ईयर परचेज प्रीवियस ईयर और पुट टू यूज सेम ईयर है तभी है। अगर पीछे साल परचेस किए थे पीछे पास्ट प्रीवियस ईयर में और इस साल पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, फुल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब देखो हम लोग पढ़े थे पावर यूनिट में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एसएलएम यूज कर सकते हैं या डब्ल्यूडीबी। बाकी इसके अलावा कोई भी सेक्टर है तो हम लोग को ऑलवेज फॉलो क्या करना है, डब्ल्यूडीबी मेथड। यस और नो? याद है? यस सर, सर कर लिए थे हम लोग। फिर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है, सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड बोल रहे, सेल ऑफ डेट ऑफ सेल जो होगा इररेलेवेंट होगा। फिर हम लोग क्या पढ़े थे कि जब भी कोई एसेट्स बिकेगा और बिकने के बाद अगर वैल्यू जो बैलेंस आ रहा है पॉजिटिव या निगेटिव आ सकता है, तो अगर सारा एसेट बिक गया है तो पॉजिटिव बैलेंस लॉस ट्रीट करेंगे और निगेटिव बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट होगा अगर सारा एसेट्स बिक गया है। तो अगर सारा एसेट्स नहीं बिका है तो अगर ब्लॉक का पॉजिटिव बैलेंस है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव बैलेंस नहीं है तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिए मान लिया जाएगा। ये केस था, इसके ऊपर सम्स हम लोग किए थे, रेट भी देख लिए थे। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आज का एडिशनल डेप्रिसिएशन टॉपिक। ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या बोलता है यहां पर देख लो। एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलेगा, किसको मिलेगा? ओल्ड रिजिम में ही मिलेगा। ठीक है, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ओल्ड में ही आएगा। ठीक, और देखो कंडीशन क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलेगा बताइए, कब मिलेगा? ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। और कोई एसेट्स का बात नहीं हो रहा है, किसका बात हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी। तो देखो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ एनी न्यू प्लांट एंड मशीनरी अदर देन शिप और एयरक्राफ्ट, व्हीकल भी होगा, विच हैज बीन एक्वायर एंड इंस्टॉल बाय एसएससी। मतलब खरीदा है और इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल भी जरूरी है। कहां इंस्टॉल होना चाहिए वो? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल थिंग्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का बात हो रहा है। पावर जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां, मतलब अगर ऑफिस प्रीमाइसेस पे है तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी आपका मैन्युफैक्चरिंग आपका बिजनेस होना चाहिए और इंस्टॉल भी कहां होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है ना, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% रेट के हिसाब से मिल जाएगा। हाँ या ना बच्चों? यानी वाट एवर द रेट, जो भी आपका रेट है, प्रिस्क्राइब रेट जो भी है, आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिल जाएगा? 20%। ठीक है ना, अगर वो इस साल उस साल खरीदे हैं और पुट टू यूज किए तो। अगर लेस देन 180 डेज यूज हुआ है तो सेम वही है, हाफ हो जाएगा, यानी 20% के बजाय कितना हो जाएगा? 10%। और बैलेंस जो 10% है, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलता 20% है, तो आप पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किए थे तो आपको 10% मिला, तो जो बाकी 10% रह गया है वो इमिडिएटली आगे वाले जो नेक्स्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, उसमें अलाउड हो जाएगा। देखो 10% के बाद क्या लिख रहा है, हाउएवर द बैलेंस ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन दैट इज रिमेनिंग 10% shall be allowed in the immediate succeeding year। समझ गए क्या? ठीक तुरंत उसके बाद वाला जो ईयर आएगा प्रीवियस ईयर, उसमें बाकी 10% भी आप क्लेम कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखो कुछ रैंडम नोट्स है, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड इफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड इन दी ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल खरीदे उसी साल अगर बेच दिए तो नहीं मिलेगा। डन बच्चों। नेक्स्ट, एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब अलाउड ओनली इफ ओल्ड टैक्स रिजिम। वो तो पहले ही बोल दिए ना, हाँ या ना? दो टैक्स रिजिम है,
ओल्ड वाले में मिलेगा, न्यू में ये नहीं मिलेगा। फिर सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी नहीं मिलेगा। ऊपर ही ये बात हाईलाइट किया हुआ है कि न्यू पे ही मिलता है, हाँ या ना बच्चों। तो सेकंड हैंड अगर आप खरीदे हो, भारत में हो चाहे भारत के बाहर, सेकंड हैंड है तो मिलेगा नहीं। डन बच्चों। फिर इफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल इन एनी ऑफिस और रेसिडेंशियल और या फिर गेस्ट हाउस, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल नॉट अलाउड। समझ गया क्या? यानी फैक्ट्री में ही इंस्टॉल होना चाहिए। डन बच्चों। नेक्स्ट, फिर एनी प्लांट एंड मशीनरी द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच is allowed as deduction by way of depreciation or otherwise in computing business income of any previous, then अगर आपको पूरा का पूरा उसका एक्चुअल कॉस्ट बाय वे ऑफ डिडक्शन अलाउड हो चुका है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कम समझ में आया ना? जब साइंटिफिक रिसर्च पढ़ेंगे तो वहां ये बात समझ में आ जाएगा। कुछ एसेट्स ऐसा होता है जिसके लिए आपको पूरा डिडक्शन मिल जाता है 100%, तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। डन, ठीक है, ये एक बात था। फिर पावर यूनिट, देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन पावर यूनिट वाले लोगों को भी मिलता है, जनरेशन ट्रांसमिशन और, ठीक है ना, ये बिजनेस है। तो क्या लिखा हुआ है? पावर यूनिट यूज एसएलएम मेथड देन एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो एसएलएम मेथड यूज करेगा तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल है, हम लोग कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अपने इंस्टीट्यूट के एक बार मैट ही देख लीजिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैट से देख ले रहे हैं आपके। सभी कोई देखो तो ये वाला इलस्ट्रेशन बी लिमिटेड सभी के पास है क्या? एक बार आप लोग रीड कर लीजिए। अब हम लोग क्या है पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़ लिए, इसके ऊपर एग्जांपल भी ले लिए। पावर यूनिट का, पावर यूनिट पहले ही हम लोग समझे थे कि पावर यूनिट है तो उसके ऊपर जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो दो दिया हुआ है। आप एसएलएम भी यूज कर सकते हैं और डब्ल्यूडीवी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एसएलएम यूज कर रहे हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन है आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो चूज नहीं कर सकते। अब ना पावर यूनिट में कुछ विशेष कॉन्सेप्ट है जो आपके मैट का एक बार हम दिखा देते हैं, वो हम लोग यहाँ इजी वे में समझ रहे हैं। आप अपने बुक के मैट देखिएगा इंस्टीट्यूट के, तो टॉपिक दिया हुआ है आपको, ये रहा डेप्रिसिएशन पावर यूनिट का। तो दोनों है, डब्ल्यूडीबी में मेथड यूज कर सकता है और एसएलएम भी दिख रहा है क्या आपको, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड भी। अब यहां पर देखो टॉपिक है टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज। सुनते ही समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, क्यों ये डाला गया है इसमें और क्या मतलब हो रहा है। आइए इधर देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इफ एसएससी फॉलो एसएलएम फॉर डेप्रिसिएशन एंड एसेट इज सोल्ड या फिर डिस्कार्ड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉय, मतलब हटा रहा बिजनेस, वो एसेट्स को हटा रहा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, अदर देन द प्रीवियस ईयर इन विच इट वाज फर्स्ट बॉट इट, मतलब जिस साल खरीदा है उसी साल बेच रहा है, नहीं उस साल का बात नहीं हो रहा है। आप खरीदे एक आध साल बाद प्रीवियस ईयर में आप बेच रहे उसको या हटा रहे अपने पास, तो आपको एक कॉन्सेप्ट है टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। ये क्या है आपको समझ में आ जाएगा अभी। इसका मतलब हो रहा है लॉस, टर्मिनल डेप्रिसिएशन मतलब हो रहा है एक तरह से लॉस, और ये मतलब हो रहा है प्रॉफिट। समझेंगे क्या है? देखो जब आप एसेट्स बेच रहे या हटा रहे अपने पास से, तो सेल वैल्यू लेस देन डब्ल्यूडीवी वैल्यू है, ठीक है ना, मतलब आपका सेल कंसिडरेशन, मतलब डब्ल्यूडीवी जो है ओपनिंग मान लीजिए 10 लाख है और आप उसको सल्टा दिए, पूरे एसेट्स को सल्टा दिए, सेल कर दिए मान लीजिए 4 लाख में, तो कितना आया 6 लाख। ये क्या हो जाएगा, बिजनेस लॉस ट्रीट किया जाएगा और एज ए डिडक्शन मिल जाएगा आपको 6 लाख, हाँ या ना। अब आते सर ये तो पहले भी जैसा था वैसा ही है, पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ट्रीट कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या ट्रीट करे बताओ, यहाँ पर क्या ट्रीट कर रहे हैं, समझ गए क्या? कैपिटल नहीं, बिजनेस लॉस ट्रीट कर रहे हैं, उस ईयर फुल्ली अलाउड हो जाएगा। अब आ रहे हैं बैलेंसिंग चार्ज क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ड क्या है, मतलब वही चीज आप सुन रहे हैं
आपका क्या है, सेल वैल्यू डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है, यानी डब्ल्यूडीवी मान लीजिए कितना था, एग्जाम्पल है 10 लाख है, ठीक है 10 लाख है, आप सेल बेच कर दिए हैं मान लीजिए 12 लाख में, तब ये क्या आ गया 2 लाख माइनस, यानी ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो फुल्ली टैक्सेबल एज बिजनेस एग्जाम एक इनकम 41(2) में, टू द एक्सटेंट ऑफ, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ, बताइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज हो चुका है, उतने तक बिजनेस इनकम ट्रीट करेंगे, उसके ऊपर हुआ तो क्या ट्रीट करेंगे, प्रोविजन सुन लिए क्या सर, सुन लिए, अब इस पे एक सम्स हो जाता तो मजा आ जाता, आप समझ जाइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ये रहा हमारे पास आपका पूरा प्रोविजन, इतना बड़ा प्रोविजन एक छोटे से चार्ट में खत्म हो गया। अब हम लोग यहां पर आ रहे हैं, देखो जैसे कोई एक बिजनेस है, इंपॉर्टेंट लिमिटेड इज अ पावर जनरेटिंग यूनिट, ठीक है, 1/4/2022 को, ठीक है ना, 2022 को प्लांट सेट किया, परचेस किया 50 लाख का, एलिजिबल डेप्रिसिएशन इज 15% एसएलएम, कौन सा मेथड यूज कर रहा है, ये तभी अप्लाई होगा जब एसएलएम यूज हो रहा है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज, कंप्यूट बैलेंस चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अगर आपको 1 2 3 4 केसेस दे दिया है, पहला केस देखते हैं, देखो मेरे पास एसेट्स का वैल्यू कितने में बेच रहे हैं, 7.5 लाख में, आप कब बेच रहे देखो तो, ठीक है ना, तो पहले आपको ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पता करना होगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना होगा बताओ भाई साहब, एसएलएम मेथड है, ध्यान से सुनिए, 22 को खरीदे आप तो 50 लाख पे एसएलएम मेथड में क्या होता है, ऑलवेज जो ओरिजिनल कॉस्ट उस पर डेप्रिसिएशन होता है, 15% डेप्रिसिएशन हुआ, कितना आया 7.5 लाख, आया ना, तो कितना आ गया 42,500, फिर एक बार और डेप्रिशिएट होगा, हाँ या ना, थोड़ा सा आपसे बता दे रहे, देख लीजिए इस सब में क्या होगा, आइए ध्यान से समझिए, पहले हम लोग ईयर किसका बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 22-23 का बात करो, आपके पास कॉस्ट कितना है 50 लाख है, उस साल डेप्रिशिएट होगा एसएलएम पे 15%, 7.5 लाख, कितना आया वैल्यू 42,500, और फिर अब आगे आएगा प्रीवियस ईयर कौन सा 23-24, फिर से 7.5 लाख होगा, एसएलएम मेथड है, हाँ या ना, तो आपका प्रीवियस ईयर 24-25 के दिन क्या वैल्यू आ गया 35 लाख, हाँ या ना बच्चों, तो आपको इस सम में क्या मिल गया, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मिल गया ना, अब सम सॉल्व हो रहा है, कितना है 35 लाख, हाँ या ना, आप बेचे कितना में है, एडिशन तो कुछ भी नहीं है, बेचे कितना में है 7,50,000, तो कितना आ रहा है, ये क्या हो गया टर्मिनल डेप्रिसिएशन, यस और नो, पॉजिटिव बैलेंस है। अब वही 30 लाख में बेचते हैं आप तो फिर 5 लाख हो जाता, देखो ना एग्जाम्पल 1 में कितना आंसर होता 27,50,000 आंसर हो रहा है, यस और नो, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, एंड अगर 30 लाख में आप बेचते हो तो क्या चेंज हो जाता 5 लाख टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अब आते हैं सी, आप बेचे कितना में है, ठीक है ना, सी वाले केस में आ रहे हैं, ये रहा, अगर आपका क्या है, अगर आपका सेल वैल्यू कम है तो जो बैलेंस आएगा वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, हाँ या ना, ठीक है, लेकिन अगर सेल वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि इस केस में है ना, आपका कितना हो रहा है सम्स, अगर मेरे पास जगह नहीं हम यही कर रहे हैं, मेरे पास ओपनिंग ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इधर देखिएगा, हाँ केस सी इधर कर रहे हैं हम, कितना है 35 लाख है, यस और नो, और आप बेच कितना में रहे 45 लाख में, 10 लाख
बैलेंसिंग चार्ज, हाँ या ना सर? वो जो कॉन्सेप्ट बोले अप टू दी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक मिनट एक जन से पूछ ले, इस पूरे केस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है? बताइए अंजलि जी, इस पूरे सम्स में, इस वाले केस में टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है? बोल। 15 लाख। कैसे? फर्स्ट ईयर में 7.5, सेकेंड ईयर में 7.5, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 15 लाख। इसका मतलब 15 लाख तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तक बैलेंसिंग चार्ज आ रहा है, तो वो बैलेंसिंग चार्ज ट्रीट करेंगे। उसके ऊपर हुआ तो ऊपर वाला पार्ट कैपिटल गेन हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे इस सम आ जाइए, समझ जाते हैं। इस सम में आपका 10 लाख आया, ये 10 लाख क्या ट्रीट किया जाएगा? बैलेंसिंग चार्ज, ठीक है? चलो ये सम सॉल्व करते। इस सम को अगर आप सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मान लीजिए ओपनिंग WDV कितना है? 35 लेस कितने में बेच रहे हैं आप? 55 माइनस कितना आ गया? 20। ये बैलेंसिंग चार्ज है ना? 15 तक जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उतना तक आप बैलेंसिंग चार्ज करेंगे, यानी वो बिजनेस इनकम हो जाएगा। उसके ऊपर जो है वो कैपिटल गेन हो जाएगा। तो आप कमाए कितना है? 20। तो 15 तक हम बैलेंसिंग चार्ज ट्रीट करेंगे और 5 को क्या ट्रीट करेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये था ये टॉपिक। आइए केस देख ही लेते हैं। सॉल्व किया होगा वो लोग। हाँ सर देख रहे हैं। देखिए सिर्फ डी को देख लीजिए, इधर बोर्ड पे देखो, डी में कितना है? 35 लाख में बेच रहा है ओपनिंग। ये सब इग्नोर करिए, खत्म, ये हम नहीं, हम इसी को ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? बेचे कितना में है? 55 में। तो 20 लाख आ गया ना? माइनस, माइनस मतलब बैलेंसिंग चार्ज। लेकिन 15 तक बैलेंसिंग चार्ज ट्रीट करेंगे अप टू एक्यूमुलेटेड, उसके ऊपर है तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए। यहां क्यों नहीं किए थे सर पूरा का पूरा? क्योंकि 15 लाख तक तो दायरा है। ये था बैलेंसिंग चार्ज, इजी था। तो ये पावर जनरेटिंग यूनिट के संग होता है। इसके ऊपर कुछ हुआ सम सम छोटा मोटा तो आप कर पाइएगा, इजी है। अब इसमें एक और टॉपिक है, स्लम सेल, जो कि हम लोग कैपिटल गेन पढ़ते समय कर लिए थे, ठीक है ना? ये रहा, या हम लोग इसको ट्रीटमेंट को समझे थे, तो एक बार इसको वहां पे भी देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग स्लम सेल वाला जो प्रोविजन है वो कैपिटल गेन चैप्टर के साथ किए थे, ठीक है? अभी आ रहे हैं हम लोग क्या चीज, एक और बात आपको सीखना है, थोड़ा सा नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस सुन के रखिए कि अगर एक्सचेंज रेट का है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट बताना है आपको, ये एक्सचेंज रेट का, अगर एक्सचेंज रेट में चेंज आ रहा है, मतलब आप जो एसेट्स खरीद रहे हैं दूसरे कंट्री से, तो हो ही सकता है, आप जान रहे हैं करेंसी अलग होता है, तो एक्सचेंज रेट में तो आ सकता है ना। आपको उतना कुछ वो हार्ड नहीं है, बस यहाँ देखिए क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज को आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है ना? इफ इंक्रीज और डिक्रीज अराइजिंग आफ्टर द डेप्रिशिएबल एसेट इज ट्रांसफर, पहले यहां देख लो, वो डायरेक्ट पढ़ दिया वहां पे। ट्रीटमेंट क्या है? अमाउंट बाय विच सच लायबिलिटी इज इंक्रीज और रिड्यूस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट irrespective of accounting method shall be add or deducted from the actual cost। मतलब आपका एक्सचेंज रेट के कारण एसेट्स के जो एक्सचेंज रेट हो तो फ्लक्चुएट होता है, बढ़ता घटता है, तो बढ़ रहा है या घट रहा है वो एडजस्ट कर देंगे आप एक्चुअल कॉस्ट के साथ। बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे, घट रहा होगा तो घटा देंगे। अब आगे क्या बोला? इफ सच इंक्रीज और डिक्रीज अराइज आफ्टर द डेप्रिशिएबल एसेट इज ट्रांसफर बट ब्लॉक एग्जिट, मतलब वो एसेट ट्रांसफर कर चुके, बेच चुके, लेकिन ब्लॉक है अभी, देन सच इंक्रीज और डिक्रीज शैल बी एडजस्टेड इन द WDV। तो इंक्रीज और डिक्रीज को आप किससे एडजस्ट करेंगे? WDV, मतलब इंक्रीज हो रहा होगा तो बढ़ा देंगे, घट रहा होगा तो घटा देंगे। हाउएवर अगर ब्लॉक ही नहीं है तो
मतलब सभी पूरा ही बेच दिए, तब तब उसको कैपिटल रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर समझेंगे। बढ़ा हुआ होगा, ठीक है आपका, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर जो है, समझ गए? फायदा हो रहा है रिसिप्ट है, नुकसान है तो एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना बच्चों? बस शॉर्ट नोट में याद रखिएगा कि इसके ऊपर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 74, देख लो डॉलर रेट में चेंज वेंज के कारण है। देखो ये सम्स देखो, हम लोग ये समझे कि क्या होगा, दोबारा से बता रहे हैं, कुछ लोग देख के नहीं लग रहा है क्लियर हुआ है, कि अगर कोई एसेट्स आप बाहर से खरीद रहे हैं, मतलब दूसरे करेंसी में डील हो रहा है, तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है, ठीक है ना? तो उस फ्लक्चुएशन मतलब वो चेंज जो हो रहा होगा एक्सचेंज रेट में, उससे आपका प्राइस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ये बढ़ना और घटना को आपको क्या करना है, आपके WDV वैल्यू में एडजस्ट करना है, एक्चुअल कॉस्ट को बढ़ाना है या घटाना है। ठीक है, अगर एसेट ट्रांसफर हो गया है, अगर ब्लॉक एग्जिट करता है, अब आपके सामने ब्लॉक है, पॉजिटिव है, बैलेंस है, तब तो फिर वो वैसे ही ट्रीट करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे ही उसके वैल्यू को, WDV वैल्यू। लेकिन अगर है ही नहीं ब्लॉक में कोई, खत्म हो चुका है ब्लॉक, तब उसके वैल्यू को क्या करेंगे, या तो कैपिटल रिसीप्ट ट्रीट करेंगे या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। फायदा हो रहा है तो कैपिटल रिसीप्ट है, नुकसान हो रहा है मतलब घट रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इस एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर रहे थे। देखो जर्मनी से यूरो में 1 लाख यूरो में कोई एसेट्स खरीद रहा है, जबकि उसका 65 रुपया दाम था, तो आप क्या करेंगे उसका दाम को, 1 लाख इंटू 65 रुपया, 65 लाख। ठीक है, डेप्रिसिएशन 15% पे करना था, कर दिए, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्लोजिंग WDV आ गया, आया ना बच्चों? और ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जब पेमेंट का बारी आया तो 2 रुपया क्या हो चुका है, बढ़ चुका है यूरो में, तो वो 2 रुपया बढ़ा है, तो आपको क्या करना होगा, WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू जो है उसी में एडजस्ट करना होगा। तो ये 1 लाख यूरो इंटू 2 करके बढ़ा दिया गया है। वही अगर घटा होता तो घटा देते, यही सिखा रहे थे, बस नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस कर लिए। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन वाला प्रोविजन जो है वो हम लोग कहां करेंगे, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के साथ करेंगे आफ्टर PGBP चैप्टर ही। और ये सब तमाम बात कि किस सीक्वेंस के साथ सेट ऑफ करते हैं सब हम लोग वहां पे पढ़ लेंगे। ये मैंडेटरी है, यस, ठीक है। एमलगेमेशन और डिमर्जर के टाइप में ये कुछ है। इसके पहले हम लोग एक टॉपिक करने जा रहे हैं आपका साइंटिफिक रिसर्च, वो कर लेते हैं तो ये भी नोट पढ़ लिया जाएगा। चलिए जल्दी मूव करते हैं, ठीक है ना? आज का टॉपिक साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक्सपेंडिचर और आपके बिजनेस में क्या होगा, सेक्शन 35। देखो, टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च इनकम टैक्स जो एक्ट है वो अलाउ करता है कुछ इंसेंटिव, मतलब बाय वे ऑफ डिडक्शन फॉर द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑन रिसर्च वर्क, या फिर डोनेशन मेड आउटसाइड। दो बात बोला हुआ है, आप खुद रिसर्च वर्क कर रहे हैं या डोनेशन कर रहे हैं, बाहर वालों को दे रहे फंड, ठीक है ना, रिसर्च वर्क में, सोशल इन चीजों में। तो जो आप कर रहे हैं उसको बोलते हैं इन हाउस रिसर्च, और बाहर वालों को जो आप दे रहे हो एक्स हाउस हुआ, हाँ या ना? डन। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अगर आप खुद कर रहे तो। अगर आप खुद कुछ भी साइंटिफिक रिसर्च पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर दो तरह का हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है या कैपिटल हो सकता है, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड किए, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस चालू ही नहीं हुआ है उसके पहले आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, तो जो पीछे का 3 साल का है वो अलाउड है। मतलब पीछे 10 साल से आप कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च, नहीं अलाउड होगा। जिस दिन बिजनेस कमेंस हुआ है उसके पीछे का 3 साल, सुन लिए क्या? तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो एक्सपेंडिचर ऑफ मैक्सिमम 3 ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट शैल बी अलाउड। क्लियर है क्या? आप एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर आप 5-6 साल से कर रहे हैं, आज आपका मान लो प्री असेसमेंट ईयर 25-26 है, ठीक है ना, इसके पहले से आप अभी कमेंस हुआ है बिजनेस, और आप 24-25, 23-24, 22-23 और 21-22 और 1 साल ले लो, 20-21, इतने साल से आप कर रहे हैं। तो लॉ क्या बोल रहा है?
यहां तक अलाउड होगा, ये दोनों, ये तो अलाउड हो जाएगा 3 साल, और इधर का क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, वो नहीं लेंगे हम लोग। सुन लिए क्या, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, दैट इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब आफ्टर मतलब हो गया कमेंसमेंट, उसके बाद जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अब दो पार्ट में है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो लैंड है तो अलाउड नहीं है। देख लिए क्या बच्चों, कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है, अलाउड नहीं है। अदर कोई भी कैपिटल है, लैंड को छोड़ दीजिए, तो वो अलाउड हो जाएगा, बिल्डिंग है, कुछ भी प्लांट मशीनरी कुछ भी आपका, वो अलाउड हो जाएगा। डन क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड अलाउड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बिफोर कमेंसमेंट में, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एक बार रेवेन्यू देख लो, सैलरी एंड मटेरियल ही अलाउड है। क्या अलाउड है, सैलरी एंड मटेरियल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी एंड मटेरियल के लिए है तो अलाउड है, जितना कि आपका ऑथोराइज प्रिस्क्राइब किया, अथॉरिटी प्रिस्क्राइब किया। ठीक है, परक्विजिट नहीं लेंगे, सैलरी लेते समय परक्विजिट नहीं लेंगे, याद रहेगा। और कोई भी एक्सपेंडिचर होगा रेवेन्यू, तो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इधर देख लीजिए, बिफोर और आफ्टर में डिफरेंस समझ लीजिए। आफ्टर में रेवेन्यू में पूरा अलाउड है, लेकिन बिफोर में सिर्फ रेवेन्यू, सैलरी और मटेरियल अलाउड है। यस और नो बच्चों, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, सेम वही, लैंड है तो अलाउड नहीं है, अदर है तो अलाउड है। देखो इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा कैपिटल पे। क्यों, क्योंकि 100% क्या मिल रहा है आपको, डिडक्शन। ऊपर ये बात पढ़े थे ना कि डेप्रिसिएशन नहीं अलाउड होगा ऐसे एसेट्स पे जिसके ऊपर आपको 100% डिडक्शन मिल रहा है। तो हम बोले जब यहां पढ़ाएंगे तो समझ जाएंगे, और भी बहुत सारा ऐसा एसेट्स आएगा, नाम आएगा, वो हम लोग समझ लेंगे। डन बच्चों, अब ये पूरा समझ गए क्या आप। अब आते एक्स हाउस में। उतना माथा हार्ड नहीं है, इतना पढ़ता पर्ची नहीं है इसमें। ठीक है, क्या है इसमें, 100% डिडक्शन अलाउड, 1 2 3 4 तरह का कैटेगरी बोला हुआ है। उन सब में अगर आपका खर्चा हो रहा है, मैंने आप डोनेशन कर रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा। क्या क्या है देख लो, नोटिफाइड और अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज या रिसर्च एसोसिएशन को आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रहे हैं, तो कितना अलाउड होगा, 100%। फिर एक रजिस्टर्ड कंपनी को दे रहे हैं जो कि अप्रूव्ड किया हुआ, जो आपका साइंटिफिक रिसर्च वाला बात है, उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो 100% अलाउड है। फिर आप नोटिफाई या फिर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च, सोशल साइंस और सोशल साइंस रिसर्च या स्ट्रैटेजिकल रिसर्च के लिए दे रहे हैं तो 100% अलाउड है। नेशनल लैबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, आईआईटी या स्पेसिफाइड पर्सन विद द डायरेक्शन दैट द सम शैल बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और अंडर अप्रूव्ड प्रोग्राम, तो 100%। मतलब आप समझे क्या, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या रिसर्च एसोसिएशन को दे रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं, या फिर नेशनल लेबोरेटरी को दे रहे हैं, इन सबको अगर दे रहे तो आपका क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। आपके बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, वो साइंटिफिक रिसर्च लेना देना नहीं है। यहां पर क्या है, यही नोट छूटा हुआ है, वो आपका आप करेंगे, आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, यहां पर वो चीज नहीं है डिडक्शन। अच्छा, मान लो जब आप पेमेंट किए तो आपको डिडक्शन मिल गया, बाद में जाके इस संस्थाओं का अप्रूवल कैंसिल हो गया, तो फिर उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका डिडक्शन जो मिल चुका है, वो डिनाई नहीं होगा। डिडक्शन शैल नॉट बी डिनाइड इफ आफ्टर सच पेमेंट द अप्रूवल टू इंस्टीट्यूट हैज बीन विड्रॉन, नहीं वो खत्म होगा। ठीक है, डिडक्शन अवेलेबल ओनली इफ ऑप्ट आउट फ्रॉम ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करेगा, तभी ये मिलने वाला है 100% डिडक्शन, नहीं तो ऑप्ट आउट है, आउट। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये तो एग्जाम्पल था, अब इस पे कुछ इलस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपका ये प्रोविजन भी खत्म हो जाएगा जी। और ऊपर में ऐसा बात नहीं है, इन हाउस में ऐसा बात नहीं है, वो यहां पे लिखना छूट गया, वही नोट लिखना है, लिख देंगे हो जाएगा वो।
आइए एक बार इस पे सम्स देख लेते हैं। इन हाउस एक्स हाउस आप क्या प्रोविजन सीखे। इन हाउस रिसर्च जो होगा वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। फिर क्या सीखे, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो फिर रेवेन्यू पूरा मिल जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड छोड़ के पूरा मिल जाएगा। लेकिन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो 3 साल पहले तक का मिलेगा, उसके बाद का और है, पीछे के 3 साल के बाद का और है तो इग्नोर, और उसके अंदर का है वो 3 साल, तो फिर आपको मिल जाएगा। रेवेन्यू के लिए क्या मिलेगा, रेवेन्यू के लिए सैलरी परक्विजिट को छोड़ के और मटेरियली मिलेगा, बाकी और कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा लैंड को छोड़ के। एक्स हाउस, अच्छा इन हाउस आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। एक्स हाउस बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, आप दिए हैं उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए, सोशल के लिए, तो मिल जाएगा। यस और नो। अब हमारे पास एक सम्स है कि इसका बिजनेस कमेंस हुआ 16/8/2024 को। ठीक है, आप करते समय इस तरह का सम जब भी आएगा तो इन हाउस एक्स हाउस बांट लीजिएगा। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली बता देते हैं क्या है। ये क्या किया है, पेड टू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च इन सोशल, अप्रूव्ड में है। ठीक है, 50,000 अलाउड हो जाएगा। ये क्या है, एक्स हाउस है, आया ना। फिर पेड टू साइंटिस्ट 30,000 मिल जाएगा, ये भी एक्स हाउस है, हाँ या ना बच्चों। तो ये 30,000 अलाउड है, ये 50,000 अलाउड है और ये 30,000 अलाउड है। डन बच्चों। आगे फिर पेड टू अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरी, ये भी अलाउड हो जाएगा, हाँ या ना, एक्स है। ठीक है, तो 50, 30, 60 यही है। उसके बाद क्या बोला है, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इन हाउस रिसर्व, कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है, 1.5। तो आपको पता है ये कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं मिलेगा आपको लैंड का, और ये कब है, बिफोर है कि आफ्टर है, आफ्टर कमेंसमेंट है। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ कितना मिलेगा, 3.5, हाँ या ना। इसका मतलब इसमें अलाउड कितना है, 3.5। आप यही करते, ठीक है ना। आप मतलब अगर सॉल्व कर रहे होते तो यहां पे अलाउड का एक कॉलम बना लेते, तो अलाउड कितना होता, यहाँ पे पूरा 50 होता, यहाँ पे पूरा 30 होता, यहाँ पे 60 हो जाता, और यहाँ पर कितना होता, 3.5। डन। फिर परचेज ऑफ कार टू कैरी रिसर्च वर्कर 2 लाख रुपया, ठीक है, अलाउड हो जाएगा 2 लाख। कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है लैंड को छोड़ के। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कब किए हैं, ये कब है, आफ्टर बिफोर कमेंसमेंट है, हाँ या ना। बिफोर कमेंसमेंट है तो आपका 3 साल देखेंगे, 3 साल के अंदर है ना, हाँ 3 साल के अंदर है तो अलाउड होगा कितना, 4 लाख, हाँ या ना बच्चों। फिर परचेज ऑफ मटेरियल, ये पूरा वही समय है, ये बिफोर का पूरा समय है, हाँ या ना। ठीक है, बिफोर का है, कितना दिया हुआ मटेरियल परचेज, अलाउड है, यस सर। सैलरी अलाउड है, अलाउड है, नहीं, नहीं अलाउड है ये, तो नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, एनए लिख दो, नॉट अलाउड। फिर बताओ अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, क्योंकि बिफोर में सिर्फ मटेरियल और सैलरी अलाउड है। फिर अब ये क्या है, अब इसके भी पहले है, 3 साल के पहले है ना, देख लीजिए कौन सा समय दौरान, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। समझ गए क्या, ये तो था, ये चीज था, इस तरह से आपको कर लेना है सम्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम लोग सीख गए, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारा मेरा जो इलस्ट्रेशन है वो आपको भेजना है, आप सॉल्व करिएगा तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। और सेल वाला जो इम्पैक्ट है वो भी बताना है आपको, तो ये कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस एक्स हाउस सब पढ़ ली। अगर बेच दिए तो 2 इसमें केस है, एक है विदाउट यूज, बिना आप यूज किए बेचे, और एक है यूज करके बेचे। सिंपल है, बहुत ही इजी है। अगर बिना इस्तेमाल किए अगर आप बेच दिए, ध्यान से सुन लीजिए प्रोविजन, ये डन हो जाएगा।
बिना यूज करने बेच दिया आप, तो दो परिस्थिति हो सकता है। आप जब सेल करेंगे तो जो सेल वैल्यू होगा वो उसके वैल्यू से या तो ग्रेटर होगा, उसके वैल्यू से मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट से ज्यादा होगा, या सेल वैल्यू जो है वो कम होगा कॉस्ट ऑफ एसेट से ना। तो देखो क्या रूल है, रूल ये है कि जब भी आप कोई एसेट्स कैपिटल साइंटिफिक रिसर्च के लिए लिए और उसको बेच रहे बिना यूज किए, तो उसके एक्चुअल कॉस्ट तक जो भी दाम होगा उसको क्या ट्रीट करेंगे, बिजनेस इनकम। एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास 10 लाख का एसेट्स है, ठीक है, और बिना यूज किए साइंटिफिक रिसर्च के उसको हम कुछ साल बाद बेच रहे हैं मान लो 4 लाख में, तो ये 4 लाख क्या ट्रीट कर लिया जाएगा, बिजनेस इनकम, पहला केस। दूसरा, मान लो हम 12 में बेच रहे तो 10 लाख तक ट्रीट किया जाएगा, अप टू द एक्चुअल कॉस्ट उसका ट्रीट किया जाएगा बिजनेस इनकम, और जो एक्स्ट्रा 2 लाख है उसको कैपिटल गेन ट्रीट किया जाएगा। बस यही था, इजी है। नेक्स्ट, मान लीजिए हम यूज करके बेच रहे हैं, तो यूज करके बेचेंगे, मान लो कुछ साल यूज किए, तब वो जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स होगा उसमें जुड़ जाएगा, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में उसको जोड़ देंगे। यूज कर लिए कैपिटल साइंटिफिक रिसर्च में, तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में उसको जोड़ देंगे, किस दाम पे, नील। वही लिखा हुआ है कि सेल कंसिडरेशन सब्ट्रैक्ट होगा, वो बता देंगे कि जब ऐड करेंगे ब्लॉक में तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या टेकन होगा, नील होगा। अब माइनस जितना में बेच रहे हैं, जितना में बेच रहे हैं, तो आपको पता है ब्लॉक का जो भी वैल्यू है अगर निगेटिव में आ गया तो जो निगेटिव में आ गया वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट किया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये केस ही कर लेते, हमारे पास एक सम्स है कि आविष्कार एंटरप्राइज के पास 5 लाख का साइंटिफिक रिसर्च का एसेट्स है। अब उसको कुछ साल बाद यूज करके साइंटिफिक रिसर्च में वो 1 लाख में बेच दिया। अब इसमें दो केस है कि ब्लॉक का 4,80,000 वैल्यू है, 15% डेप्रिसिएशन है, ये ओपनिंग वैल्यू है, और एक केस बोल रहा है कि यूज किया है और एक में बोल रहा है नहीं यूज किया। चलो 1 नंबर सॉल्व करते। अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो अगर यूज करके बेचे तो ओपनिंग WDV कितना होगा बताइए सर, 4,80,000, हाँ या ना, ये रहा 4,80,000, डन बच्चों, प्लस वो साइंटिफिक एसेट जो इसमें आ गया यूज के बाद, क्या लेंगे, नील लेंगे, लेस आप बेचे कितना में, बेचे कितना में बच्चों, पहला केस में हम लोग बेचे थे उसको कितने में, 1 लाख में, तो मान लो 1 लाख में बेचे आप, 1 लाख बेच दिए, क्या आ गया बैलेंस, 3,80,000, पॉजिटिव बैलेंस है ना, और एसेट्स भी है, तो यहां पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा एट द रेट ऑफ 15%, कितना आ रहा है 57, डन बच्चों। वही केस बी में बोला अगर वो 7 लाख में बेचते तो ये तो केस 1 था, अगर वही बेच रहे हैं तो 48, ये नील, और कितना में बेच रहे बच्चों आप, ये बेच रहे हम लोग 7 लाख में। अब निगेटिव बैलेंस आ गया ना बच्चों, कितना, 2,20,000, तो क्या ट्रीट कर लिया जाएगा, अब निगेटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डन बच्चों। अगर वही बिना यूज करे बेचता तो दोनों में वो है, ये तो हम सिर्फ दोनों के केस का यूज वाला बता दिए। अब बिना यूज करे बेचता तो क्या होता बताओ, बिना यूज करता है 1 लाख में बेचा है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिजनेस इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो कितना में बेच रहा है, 1 लाख में 1 लाख बिजनेस इनकम है, मान लो 7 में बेच रहा है तो 5 लाख तक बिजनेस इनकम है और 2 लाख रुपया क्या मान लिया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डन बच्चों। या लॉस में आया क्या, गेन आया है, ठीक है। इस एग्जांपल में इजी था, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्रोविजन, और जैसे हम समझाए वो चीज लिख लीजिएगा